नमस्कार। भारत के लोगों को अगर राजनीति में सबसे ज्यादा सरोकार होता है तो वो दो बार होता है। एक चुनाव के समय कौन सी पार्टी मैदान में है और किसकी सरकार बनेगी ये जानना, और इसके अलावा सरकार आम लोगों के लिए बजट में क्या खास लेकर आ रही है ये बात जानना। उसके अलावा तो दिन में कमाने और परिवार को पालने की दौड़ में हर आम इंसान इतना मशरूफ है कि उसे आए दिन दाल चावल के दाम ज्यादा प्रभावित कर रहे होते हैं। अभी हाल ही में सामने आया मोदी 3.0 का पहला बजट दिलचस्प तो है, लेकिन इसके साथ साथ काफी पेचीदा भी है। पेचीदा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बजट में जो कहा गया है वो फिनेंस बिल में आपको पढ़ने को जो मिलता है उस दोनों में काफी फर्क है। बजट आने से पहले कुछ उम्मीदें, कुछ एक्सपेक्टेशंस थी बजट से, लेकिन उन एक्सपेक्टेशंस में कुछ पॉलिटिकल सिग्नल्स थे जो चुनावों से निकले थे। उन सबको समेटने की कोशिश की गई है इस बजट में। आइए थोड़ा इस बजट को समझने की कोशिश करते हैं। अक्सर लोग बजट को समझने के लिए पार्ट ए से पार्ट बी की तरफ जाते हैं, लेकिन आज मेरे साथ आप लोग भी इस बजट को पार्ट बी से शुरू कीजिएगा, यानी कि हम बजट को उल्टा समझने की कोशिश करते हैं। लोगों की सबसे ज्यादा दिलचस्पी बजट के आखिरी हिस्से में होती है। माना जाता है कि बजट में मिडिल क्लास को सबसे ज्यादा इंतजार इनकम टैक्स से जुड़ी अनाउंसमेंट का होता है। भारत का ये मिडिल क्लास बहुत बड़ा है। अब वो सिर्फ 2 या 2.5 करोड़ टैक्स देने वाले लोगों तक लिमिटेड नहीं है, पर फिर भी पूरे बजट की एक्सप्लेनेशन इन लोगों पर ही फोकस्ड होती है। 2020 में जो न्यू टैक्स रिजीम आया था उसमें बजट को इंसेंटिव देने का कोई अरेंजमेंट नहीं दिया गया था। इस बार फिर बजट में वित्त मंत्री ने यही कमिटमेंट दोहराते हुए न्यू टैक्स रिजीम को और अट्रैक्टिव बनाया है, लेकिन ओल्ड टैक्स रिजीम को छुआ तक नहीं। इस बार न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाया गया है, जिसका सैलरी क्लास को 25,000 रुपए का फायदा होगा। स्लैब में थोड़ा चेंज किया गया है, यानी कि 3 से 6 लाख की इनकम वाले स्लैब को 6 से 7 लाख रुपए तक कर दिया गया है, जिससे यहाँ पर थोड़ी बचत होगी। हालांकि यहाँ से फाइनेंस मिनिस्टर ने ये फिलॉसफी बहुत ही हद तक क्लियर कर दिया है कि बचत करना आपकी अपनी जिम्मेदारी है। सरकार टैक्स का रेट कम कर देगी और आपको रियायतें नहीं देगी, और यही बात समझने वाली है। अब हम दूसरी तरफ बढ़ते हैं जहाँ बहुत सारे लोगों की निगाहें होती हैं, उसको लेकर जबरदस्त उठापटक दिखती है, यानी कि शेयर बाजार, जो बजट के बाद एकदम से तेजी से गिरा, बेहद बेचैन हुआ था। लेकिन क्या आपको पता है कि शेयर बाजार को बेचैन करने वाली कई चीजें इस बजट में थी? जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10% से 12.5% तक कर दिया गया। जो F&O यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस पर ट्रेडिंग करते थे उन पर STT की दर दुगनी कर दी गई। प्रॉपर्टी से इंडेक्सेशन बेनिफिट को लेकर बदलाव किए गए और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के रेट भी बढ़ा दिए गए। कुल मिलाकर ये सब इन्वेस्टमेंट के मिजाज से ठीक नहीं था। मार्केट ऐसा बजट नहीं चाह रहा था, इसलिए शेयर बाजार और इन्वेस्टर्स की नजर से ये बजट थोड़ा कमजोर था। हाँ, अगर छोटे इन्वेस्टर्स के हिसाब से देखें तो उन्हें एक साल में म्यूचुअल फंड से 1.15 लाख रुपए के कैपिटल गेन्स पर टैक्स नहीं देना होगा। जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि इनकम टैक्स को लेकर ये सरकार पिछले 10 साल से बहुत ही रिजर्व रही है। टैक्स स्लैब में जो बदलाव हुए वो बहुत ही मामूली थे। एक तरह से फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से ये थैंक्स गिविंग है कि आप हमको तीसरी बार सरकार में लाए हैं, ये लीजिए 12 से 15 हजार की मदद। कुल मिलाकर कोई बड़ा चेंज नहीं हुआ है जिससे ये इनकम टैक्स का ड्रीम बजट हो जाए। खास तौर पर जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है और मिडिल क्लास की कास्ट ऑफ लिविंग बढ़ी है, उसे देखते हुए टैक्स में ये रियायतें बहुत ही मामूली सी जान पड़ती है। अरे हाँ, सबसे जरूरी चीज तो मैं भूल ही गई आपको बताना, क्या है ना, वो कस्टम ड्यूटी से जुड़ी एक अनाउंसमेंट पर भी बात करना बहुत जरूरी है। सरकार पर इस बात का दबाव था कि वो विदेश से आने वाले मोबाइल और उसके पुर्जों पर ड्यूटी घटाए। इसलिए नहीं कि भारत में उसकी कीमतें कम हो जाएंगी, बल्कि इसलिए कि जो मोबाइल कंपनियां भारत से एक्सपोर्ट हो रही हैं उनकी कॉस्ट कम हो सके। अब इसका थोड़ा फायदा हमें भी मिलेगा और आपको भी मिलेगा। अगर मोबाइल कंपनियां कस्टम ड्यूटी की रियायतों को ग्राहकों तक पास ऑन करती हैं तो मोबाइल सस्ते हो सकते हैं। अब तीसरी बड़ी घोषणा पर आते हैं। बजट में रोजगार के लिए 2 लाख करोड़ की 5 स्कीमों का पैकेज अनाउंस किया गया। बजट में थोड़ा ही सही, पर सरकार की तरफ से इस मुद्दे पर कदम उठाना ये बताता है कि सरकार ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि चुनावों के दौरान जो बेरोजगारी को लेकर बैकलैश आया था उसके लिए कुछ जरूर करना चाहिए। इसके अलावा इस बार के बजट में दूसरी तरफ अगर आप देखें तो
करीब 1 लाख करोड़ रुपए की सीधी मदद 2 गठबंधन में शामिल पार्टियों के स्टेट्स को दी गई है, एक आंध्र प्रदेश और दूसरा बिहार। राजनीतिक चश्मे से देखें तो बजट के कई मायने हैं, लेकिन आर्थिक चश्मे से ढूंढे तो बजट में बहुत कुछ नहीं मिलता, क्योंकि ये बजट अंतरिम बजट का फुल बजट है। 6 महीने निकल चुके हैं, अगला बड़ा बजट साल के अंत से बनना शुरू हो जाएगा। इसलिए इस वक्त सरकार की सबसे बड़ी प्रेफरेंस ये थी कि इस बजट के बाद उनके गठबंधन घटक यानी कि वो पार्टियां जिन पर दांव लगाना थोड़ा सा खतरनाक बना हुआ था, पहले उन्हें शांत किया जाए और उन्हें मजबूर किया जाए कि वो साथ बने रहे। बाकी रेलवे इंफ्रा के लिए छोटी मोटी सिंबॉलिक अनाउंसमेंट ही है। इससे ये भी लगता है कि सरकार इस बजट के जरिए एक कंटिन्यूटी दिखाना चाहती है। कुछ छोटी मोटी पहल हमें दिखती है अलग अलग तरीके से। उन पहल का असर कुल मिलाकर इकोनॉमी में ग्रोथ बढ़ाने में, जॉब बढ़ाने में, डिमांड बढ़ाने में उतना नहीं दिखाई देता। इसके बाद अगर आप बजट में कोई फोकस ढूंढना चाहते हैं तो वो थे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। हालांकि इनके मामले में भी वो चलती हुई स्कीम्स है। उनमें एलोकेशन बढ़ाया गया और बैंकों के सहारे उन्हें और आसानी से लोन देने जैसे प्रोविजंस को जोड़ा गया है। अब ऐसे में जहां मोदी सरकार के पिछले बजट बड़ी स्कीमों की बात करते थे, मेगा स्कीमों की चर्चा करते थे, वो इस बार गठबंधन सरकार की चुनौतियां इस बजट पर साफ तौर पर दिखाई दी गई, क्योंकि मेगा स्कीमों का रिफ्लेक्शन इस बजट में कहीं पर भी नहीं दिखा। पूरे भाषण में कहीं हमने स्मार्ट सिटी नहीं देखा, गंगा मिशन नहीं सुना। बहुत सारी ऐसी बड़ी स्कीमें हैं जिनके बारे में इस बार कोई बात नहीं की गई। तो कुल मिलाकर सरकार का ये मीडियम टर्म बजट था और इस बजट को देखकर लगता है कि इस बजट के नतीजों के आधार पर वित्त मंत्री को आगे कई इंपॉर्टेंट एरियाज में बड़े बदलाव करने होंगे। खैर, हम लोगों को फरवरी 2025 के एक रियल रिफॉर्म बजट की उम्मीद करनी चाहिए। अब वो उम्मीद पूरी होगी या नहीं होगी तो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल आपके लिए इस खबर में इतना ही। आप लोग बने रहिए क्लिक इंडिया पर। नमस्कार।